हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द टारगेट 90 प्लस। आज की वीडियो में मैं लेके आया हूँ आपके लिए क्लास 10th के साइंस में केमिस्ट्री के टॉप 50 एमसी क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए होने वाले हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। ये प्रैक्टिस सेट जो होने वाला है टोटल 2 पार्ट में होने वाला है। इसमें आपको सारे चैप्टर वाइज यानी फर्स्ट से लेकर फोर्थ तक केमिस्ट्री के सारे चैप्टर आपके टोटल हो जाएंगे। पर आज की वीडियो में जो पार्ट 1 रहेगा उसमें आपके टोटल 2 चैप्टर को कवर किया जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में बाकी थर्ड और फोर्थ चैप्टर को आपको कवर किया जाएगा। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड को शेयर करें। तो चलते हैं हम अपने फर्स्ट चैप्टर की तरफ। तो फर्स्ट चैप्टर हमारा है केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन। सबसे पहले हम इस चैप्टर के एमसीक्यू कवर करने वाले हैं। तो चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हम क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया गया है, ए स्टूडेंट परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट टू फॉर्म एल्यूमिनियम क्लोराइड from aluminium and chlorine. Which of the following option give the chemical equation of the reaction? तो इसमें बताया गया है कि एक बच्चे ने एल्यूमिनियम और क्लोरीन का यूज करके एल्यूमिनियम क्लोराइड बनाया है। अब ये एल्यूमिनियम क्लोराइड कैसे बनता है आपको दिखाते हैं। पहले सबसे पहले एल्यूमिनियम को ले लेंगे और यहाँ पर क्लोरीन को ले लेंगे। एल्यूमिनियम की वैलेंसी जो होती है वो +3 होती है और क्लोरीन की वैलेंसी होती है -1 होती है। तो इनका जब बाय प्रोडक्ट बनेगा एल्यूमिनियम क्लोराइड बनकर आएगा, तो ये जो -1 है ये इधर इंटरचेंज हो जाएगा और +3 जो है ये इधर आ जाएगा क्लोरीन के पास। तो यहाँ पर ये 3 आ जाएगा और यहाँ पे ये 1 आ जाएगा, लेकिन 1 को लिखते नहीं है। तो यहाँ पे बाय प्रोडक्ट क्या होने वाला है, यहाँ पर एल्यूमिनियम क्लोराइड होने वाला है। इस तरह से यहाँ पे ये बनकर आएगा। लेकिन अब इसमें मेन जो हमें इसे बैलेंस करना है, यानी एल्यूमिनियम और क्लोरीन गैस की रिएक्शन हुई है तो यहाँ पे एल्यूमिनियम क्लोराइड बना है, लेकिन अभी इसे हम बैलेंस करना है। तो यहाँ पे क्लोरीन के पास यहाँ पर 3 है और यहाँ पे क्लोरीन के पास 2 है, लेकिन दोनों क्या होने चाहिए, बैलेंस होने चाहिए। तो यहाँ पर हम एक ऐसा नंबर ऐड कर देंगे, यहाँ पे लगा देंगे ताकि ये दोनों बैलेंस हो जाए। तो यहाँ पे हम लगा देते हैं, यहाँ पर 3 लगा देते हैं और यहाँ पर भी अगर 2 लगा देते हैं तो यहाँ पे देखिए 3 2 जा 6 हो जाएगा और 3 2 जा 6 हो जाएगा, यानी क्लोरीन यहाँ पे बैलेंस हो गई है। लेकिन एल्यूमिनियम देखेंगे तो यहाँ पे एल्यूमिनियम क्या है, 2 है और यहाँ पे एल्यूमिनियम कितना है, 1 है। तो यहाँ पे भी हमें 2 लगाना पड़ेगा। तो इसमें ऑप्शन में देखते हैं तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, पीबी यानी कि लेड और यहाँ पर कॉपर क्लोराइड की रिएक्शन हुई है और यहाँ पे लेड क्लोराइड बन रहा है और यहाँ पे कॉपर अलग हो चुका है। तो इसमें आपको ध्यान रखना होगा, ये लेड जो होता है हाई रिएक्टिव होता है, कॉपर क्या होता है, लेस रिएक्टिव होता है। जब हाई रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल की जगह को छीन लेता है यानी डिस्प्लेस कर देता है और अपना कंपाउंड बना लेता है, तो वहां पर होती है हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो यहाँ पर इसका आंसर होने वाला है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस डज नॉट इन्वॉल्व केमिकल रिएक्शन दैट इज। तो इसमें बताना है केमिकल रिएक्शन कौन सी नहीं होने वाली है। तो आपको यहाँ पे देखना है ऑप्शन में, राइपिंग ऑफ बनाना यानी बनाना का पकना, तो ये केमिकल रिएक्शन है, ये केमिकल रिएक्शन होगी। डाइजेस्टिंग ऑफ द फूड स्टमक, ये केमिकल रिएक्शन है। बर्निंग ऑफ कैंडल वैक्स व्हेन वी हीटेड, यानी जब हम मोम को क्या करते हैं, गर्म करते हैं तो वो क्या हो जाती है, जल जाती है, तो ये भी केमिकल रिएक्शन है। मेल्टिंग ऑफ कैंडल वैक्स व्हेन वी हीटेड, तो यहाँ पे मेल्ट हो रहा है, देखिए यानी सॉलिड फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में जा रही है कोई ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पर वो अपनी स्टेट चेंज कर रही है, अपनी ऑब्जेक्ट एक नया सब्सटेंस नहीं बना रही है। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होने वाला है ये ऑप्शन नंबर ए होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 4 हमें दिया गया है, विच रिएक्शन इज एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड अ डिकम्पोज रिएक्शन। तो इसमें हमें कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डिकम्पोज रिएक्शन की पहचान करनी है। यहाँ पे हमें 2 रिएक्शन दी गई हैं, पी रिएक्शन और क्यू रिएक्शन। तो इसमें देखिए यहाँ पर 2 रिएक्टेंट और सिंगल प्रोडक्ट बनना है। तो जब 2 रिएक्टेंट होते हैं, सिंगल प्रोडक्ट बनता है, तो वो हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है। तो ये हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो जाएगी। और यहाँ पर क्या दे रखा है, एक रिएक्टेंट दे रखा है और यहाँ पे प्रोडक्ट दे रखे हैं 2 या 2 से ज्यादा होते हैं, तो यहाँ पे हमारी डीकम्पोज रिएक्शन होने वाली है। तो यानी पी हमारी होने वाली है कॉम्बिनेशन रिएक्शन और क्यू हमारी होने वाली है डीकम्पोज रिएक्शन। तो यहाँ पर राइट आंसर जो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, व्हेन एजी का मतलब होता है सिल्वर, यानी एक मेटल है, इज एक्सपोज टू द एयर इट गेट्स ब्लैक कोटिंग, यानी इसमें कहा गया है जब सिल्वर को हम क्या करते हैं एयर के कांटेक्ट में, यानी कुछ समय के लिए अगर एयर में खुला रख दें तो क्या हो जाती है, उस पर ब्लैक कलर की कोटिंग आ जाती है।
तो ये किसकी वजह से होता है? तो ये इसका आंसर राइट आंसर होने वाला है सिल्वर सल्फाइड, यानी सिल्वर सल्फाइड की वजह से उस पर ब्लैक कोटिंग आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अन एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो आपको मैं बताऊंगा कि यहाँ पे हीट से रिलेटेड जो होती है दो प्रोसेस होती है, यानी दो रिएक्शन होती है, एक होती है एंडोथर्मिक, एक होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन के अंदर जो होती है हीट अब्सॉर्ब की जाती है, और एक्सोथर्मिक के अंदर जो होती है हीट रिलीज की जाती है। एंडोथर्मिक के अंदर जो है हीट यूज की जाएगी और एक्सोथर्मिक के अंदर जो है हीट बाहर निकलती है। तो इसमें आपको बताना है एंडोथर्मिक रिएक्शन यानी कि जिसके अंदर हीट यूज की गई है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी रखा है रेस्पिरेशन, इसके अंदर से तो हीट निकलती है, यानी ये ऑप्शन नहीं हो सकता हमारा। कंडेंसेशन ऑफ द वेपोर, इसके अंदर से भी हीट निकलती है। और यहाँ पे डाइल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि इसके अंदर से भी रिएक्शन, इस रिएक्शन के अंदर से भी हीट निकलती है। तो ये तीनों हमारी होने वाली हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। लेकिन सब्लिमेशन ऑफ द ड्राई आइस, यहाँ पे देखिए ड्राई आइस जो होती है हमारी CO2 होती है, जो कि क्या होती है सॉलिड फॉर्म में होती है। अब सॉलिड फॉर्म में से गैस फॉर्म में बदलने की प्रोसेस जो होती है उसे हम क्या कहते हैं? सब्लिमेशन कहते हैं। और जब ये सॉलिड से गैस में बदलेगी तो यहाँ पे ये हीट का यूज करेगी, हीट को यूज करेगी। तो यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? एंडोथर्मिक प्रोसेस हो जाएगी, यानी ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, द कंडीशन प्रोड्यूस बाय एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल्स फूड मेक द अनप्लेजेंट स्मेल एंड टेस्ट इज कोल्ड। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है जैसे कोई ऑयल और फैट में बनी हुई कोई खाने की चीजें होती हैं तो कुछ समय बाद उसके अंदर से स्मेल और टेस्ट खराब हो जाता है, उसका एरियल ऑक्सीडेशन हो जाता है, यानी एयर से उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है। तो इसमें बताना है इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है। तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर सी यानी रेंसिडिटी से कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिडॉक्स रिएक्शन। तो रिडॉक्स रिएक्शन वो होती है जिसके अंदर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ये दोनों प्रोसेस क्या होती है? एक साथ होती है। अब ऑक्सीडेशन जो होती है उसमें क्या होता है? ऑक्सीजन ऐड होता है, और रिडक्शन में क्या होता है? ऑक्सीजन रिमूव होता है। तो इसमें आपको देखना है कि जिसमें दोनों प्रोसेस एक साथ हो रही हो, यानी ऑक्सीजन ऐड भी हो रहा हो और ऑक्सीजन हट भी रहा हो, तो इसमें आपको देखना है कि रिडॉक्स रिएक्शन कौन सी हो जाएगी। तो इसमें यहाँ पे देखिए सेकंड ऑप्शन अगर हम देखते हैं, यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड है और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस है। तो कॉपर और कॉपर के साथ क्या मिला है बताइए? यहाँ पे ऑक्सीजन मिला हुआ है यहाँ पे। लेकिन इस वाले इधर देखते हैं प्रोडक्ट की तरफ, तो यहाँ पे कॉपर क्या हुआ है? यहाँ पे कॉपर से यहाँ पे ऑक्सीजन अलग छोड़ चुका है। तो यानी यहाँ पे क्या हुई है? रेडॉक्स रिएक्शन हुई है, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ है? सीधा सीधा यहाँ पे ऑक्सीजन हट गया है। अब यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन यहाँ पे अलग था, तो यहाँ पे क्या हो चुका है बताइए? ऑक्सीजन जुड़ चुका है। तो यहाँ पे क्या हुई है? यहाँ पे ऑक्सीडेशन प्रोसेस हुई है, यानी यहाँ पर रिडक्शन रिएक्शन और यहाँ पे ऑक्सीडेशन प्रोसेस हुई है। जब दोनों प्रोसेस एक साथ हो जाएंगे तो हम इसे रिडॉक्स रिएक्शन बोल सकते हैं। तो यानी क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 9 गिवन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो इसमें बताना है कि यहाँ पर कौन सी केमिकल इक्वेशन बैलेंस नहीं है। तो आपको यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना होगा, ये हमारी केमिकल रिएक्शन है। केमिकल रिएक्शन के जो लेफ्ट हैंड साइड होता है वो हमारे रिएक्टेंट होते हैं, और राइट साइड जो होते हैं ये बाय प्रोडक्ट यानी प्रोडक्ट होते हैं। तो इन दोनों तरफ जो है मोलिक्यूल्स की अमाउंट क्या होनी चाहिए? एकदम इक्वल होनी चाहिए। अगर दोनों इक्वल हैं तो यानी वो बैलेंस है, अगर वो दोनों इक्वल नहीं है तो वो बैलेंस नहीं है। तो हमें ये चेक कर लेना है कि कौन सा बैलेंस है। तो यहाँ पे मैग्नीशियम के आगे 2 लिखा हुआ है, यानी मैग्नीशियम यहाँ पर 2 है, और यहाँ पे देखिए मैग्नीशियम के आगे 2 लिखा हुआ है, तो ये भी मैग्नीशियम 2 है। और यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, तो यहाँ पे भी ऑक्सीजन देखिए यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो 2 1 जा 2 हो जाएगा, यानी ये पूरी बैलेंस रिएक्शन है। तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होने वाला है। यहाँ पर नाइट्रोजन देखिए सिंगल है, तो यहाँ पे भी नाइट्रोजन सिंगल है। यहाँ पे हाइड्रोजन 3 है और यहाँ पे हाइड्रोजन 4 है, ठीक है। लेकिन एक हाइड्रोजन इधर भी है, तो यहाँ पे टोटल कितने हो जाएंगे? हाइड्रोजन 4 हो जाएंगे। और क्लोरीन सिंगल है और यहाँ पे भी क्लोरीन सिंगल है, तो यानी ये भी बैलेंस रिएक्शन है, तो ये आंसर हमारा नहीं होने वाला है। अब अगले ऑप्शन की तरफ देखते हैं। यहाँ पे सोडियम यहाँ पे सिंगल है
लेकिन यहाँ पे देखोगे सोडियम के दो पार्टिकल हैं यहाँ पर, तो यहाँ पे दो एटम्स हैं सोडियम के, और यहाँ पर सोडियम का केवल एक ही एटम है, तो इसलिए डायरेक्ट आंसर आप देख भी सकते थे सोडियम के लिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 10 हमें गिवन है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस कैन बी यूज टू स्टोर टू ऑफ फ्रेश सैंपल ऑफ ऑयल फॉर ए लॉन्ग टाइम। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि ऑयल से बने हुए जो फूड प्रोडक्ट है उसे हम लंबे समय तक किस गैस के द्वारा बचा के रख सकते हैं। तो यहाँ पर हमें नोबल गैस यानी कि नाइट्रोजन और यहाँ पे हीलियम यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 जो कि अजर्शन रीजन है, दोनों स्टेटमेंट को हमें ध्यान से पढ़ना होता है। तो सबसे पहले हम अजर्शन को पढ़ते हैं। व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड इट डिकम्पोज टू गिव कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें बताया गया है कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो एकदम सही स्टेटमेंट बताई गई है। अब इसमें हमें रीजन को पढ़ते हैं। द डिकम्पोज रिएक्शन टेक प्लेस ऑफ एप्लीकेशन हीट देयरफॉर इट इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो इसमें ये बात भी एकदम सही बताई गई है। डिकम्पोज रिएक्शन होने के लिए हीट का होना जरूरी होता है, और जब हीट इसमें यूज की जाती है तो उसे हम एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं, लेकिन इसमें देखिए रीजन जो है अजर्सन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं कर पा रहा है, क्योंकि इसके अंदर यहाँ पर डिकम्पोज रिएक्शन के बारे में एक्सप्लेन किया गया है, लेकिन रीजन के अंदर जो डिफाइन किया गया है यहाँ पर एंडोथर्मिक रिएक्शन को एक्सप्लेन कर पा रहा है। तो यहाँ पर दोनों के दोनों कंडीशन यानी दोनों को स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं कर पा रहा है, तो ये इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 हमें गिवन है, इसमें भी हमें दोनों स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना होगा। इसमें बताया गया है, ए लेड नाइट्रेट ऑन थर्मल डिकम्पोज गिव लेड ऑक्साइड ब्राउन कलर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन गैस। तो इसमें हम देखते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर लेड नाइट्रेट यानी कि PbNO3 की होल ट्वाइस को क्या किया है, बताओ, थर्मल डिकम्पोज यानी गर्म किया गया है। तो इसको जब हम गर्म करेंगे तो यहाँ पर क्या बनकर आएगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यानी NO2 बनकर आएगा, और यहाँ पर ऑक्सीजन गैस बनकर आएगी। तो इसमें रिएक्शन में देखते हैं तो यहाँ पर एक चीज और बनकर आएगी, यहाँ पे लेड ऑक्साइड ये भी बनकर आएगा। तो अब अगर इस रिएक्शन को हम देखते हैं तो ये क्या बैलेंस रिएक्शन हो गई है, तो उसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 लगा देते हैं, और यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे भी फिर 2 आएगा, यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। तो ये हमारी बैलेंस रिएक्शन हो गई। अब तो यानी इसमें स्टेटमेंट नंबर 1 जो हमारी एकदम करेक्ट है। अब इसमें सेकंड स्टेटमेंट जो कि रीजन है ये भी देखते हैं। लेड नाइट्रेट रिएक्ट विद द पोटेशियम आयोडाइड, यहाँ पे लेड नाइट्रेट रिएक्ट कर रहा है पोटेशियम आयोडाइड के साथ, तो PbNO3 होल ट्वाइस इसकी रिएक्शन की गई पोटेशियम आयोडाइड से कराई गई है। तो यहाँ पर इसमें देखते हैं प्रोडक्ट क्या आने वाला है हमारे पास, लेड आयोडाइड आने वाला है यानी PbI आने वाला है, और यहाँ पर साथ में क्या आएगा, नाइट्रेट की रिएक्शन अगर पोटेशियम से हो जाएगी तो पोटेशियम नाइट्रेट आ जाएगा। तो यहाँ पर ये होने वाला है। अब एक बार चेक कर लेते हैं कि रिएक्शन बैलेंस है या नहीं है। तो यहाँ पर देखते हैं आयोडीन यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2 लगा लेंगे, और ये यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है वैसे, तो यहाँ पर 2 लगा लेते हैं, तो ये रिएक्शन हमारी बैलेंस हो जाएगी। तो ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट एकदम करेक्ट दी गई है, लेकिन इसमें फिर से वही कि यहाँ पर रीजन जो है यहाँ पर पूरा एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है एसोसिएशन को। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट आंसर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 13 हमें गिवन है, द आयरन आर्टिकल आर पेंटेड सो एज टू प्रिवेंट देम फ्रॉम रस्टिंग, यानी इसमें बताया गया है कि आयरन आर्टिकल को हम पेंट कर रस्टिंग ऑफ आयरन से सुरक्षित रख सकते हैं। तो ये बात एकदम सही है। इसमें रीजन दिया गया है इसका
when the surface of iron article is coated with the paint, its surface does not come in contact with oxygen and moisture, therefore rusting does not take place। ये बात भी एकदम सही बताई है कि अगर हम आयरन के आर्टिकल पर पेंट कर देते हैं तो उसका सरफेस जो होता है ऑक्सीजन और मॉइस्चर के कांटेक्ट से नहीं आ पाता है, तो इसलिए उस पर रस्टिंग ऑफ आयरन भी नहीं होगा। और इसका ये क्या हो रहा है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी हो रहा है। तो यानी ऑप्शन नंबर हमारे पास ए राइट आंसर होने वाला है। अब हम चैप्टर 2 पर आ चुके हैं। चैप्टर 2 यानी एसिड बेस एंड सोल्ट के हम सारे एमसीक्यू करने वाले हैं। तो चलते हैं अपने एमसीक्यू की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 हमें गिवन है, व्हाट हैपन व्हेन ए सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड इज मिक्स्ड विद द सॉल्यूशन ऑफ बेस इन टेस्ट ट्यूब। यानी इसमें बताया गया है कि हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब है, उस टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने क्या करा है, बेस को डाला गया है और बेस के बाद हम इसमें एसिड को डाल देते हैं। तो यहाँ पर कौन सी रिएक्शन होकर आएगी, तो आपको मैं बताऊंगा जब भी हम एसिड और बेस को मिलाते हैं तो हमारे पास ये जो रिएक्शन आती है इसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं और ये दोनों एक दूसरे की पावर को न्यूट्रल कर देते हैं। तो यहाँ पे जो बनने वाले बाय प्रोडक्ट है यहाँ पे सोल्ट और साथ में वाटर हमारे सामने आता है। तो यहाँ पे सोल्ट तो हमेशा आएगा, यानी इसमें पॉइंट नंबर 4 जरूर होगा। और जब भी बेस के अंदर हम एसिड को मिलाते हैं तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, तो यानी पॉइंट नंबर 2 भी सही होगा। तो ये दोनों पॉइंट ऑप्शन नंबर बी में आ रहे हैं, तो यानी बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नंबर 15 हमें गिवन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो वाटर के क्रिस्टलाइजेशन किस में नहीं होंगे ये बताना है आपको। तो मैं आपको बताऊंगा जब भी वाटर क्रिस्टलाइजेशन फॉर्म में होता है तो डॉट यहाँ पे साथ में कुछ नंबर आएंगे, साथ में H2O। तो यहाँ पे एक कंपाउंड के साथ में डॉट होगा और साथ में क्या होगा, कोई नंबर होगा और साथ में H2O होगा, तो उसकी आराम से पहचान करी जा सकती है कि वो वाटर क्रिस्टलाइजेशन फॉर्म में है। अब हमारे पास कुछ ऑप्शन दे रखे हैं तो हम पहले इनका फॉर्मूला लिख लेते हैं तो हमें पता चल जाएगा कौन सा यहाँ पे वाटर क्रिस्टलाइजेशन फॉर्म में है। तो जैसे यहाँ पे ब्लू विड्रॉल दे रखा है, तो ब्लू विड्रॉल का फॉर्मूला जो होता है जिसे हम कॉपर सल्फेट के नाम से भी जानते हैं, कॉपर सल्फेट जो होता है CuSO4 5H2O इसका फॉर्मूला होता है। अब इसका बेकिंग सोडा हम अगर लिखते हैं तो बेकिंग सोडा का फॉर्मूला NaHCO3 होता है। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला Na2CO3.10H2O होता है। जिप्सम का अगर फॉर्मूला लिख लेते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिप्सम का आपको जरूर याद कर लेना है। तो इसका फॉर्मूला होता है कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। तो आप अगर देखोगे तो यहाँ पे भी डॉट के साथ H2 है, यहाँ पे भी डॉट के साथ H2 है, यहाँ पे भी डॉट के साथ H2 है, लेकिन बेकिंग सोडा के अंदर जो है डॉट के साथ H2O नहीं आता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 16 हमें गिवन है, व्हाट इज फॉर्म व्हेन जिंक रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसमें बताया गया कि अगर जिंक की रिएक्शन हम सोडियम हाइड्रोक्साइड से करते हैं तो यहाँ पर क्या बनकर आएगा, तो यहाँ पर सोडियम जिंकेट बनकर आता है। तो ये सोडियम जिंकेट का फॉर्मूला आपको याद कर लेना है और साथ में हाइड्रोजन गैस भी इन्वॉल्व होती है। तो इसमें बनकर आएगा सोडियम जिंकेट, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे पास बी इज राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 17 हमें गिवन है, ब्राइन इज अर्न। इसमें हमें बताना है कि ब्राइन जो होता है वो किस टाइप का सोल्यूशन होता है। तो ब्राइन जो सोल्यूशन होता है जब हम वाटर के अंदर क्या कर देते हैं, सोल्ट को मिक्स कर देते हैं, तो ये बन जाएगा हमारा ब्राइन सोल्यूशन बन जाएगा। यानी इसका जो राइट आंसर होने वाला है ये ऑप्शन नंबर सी होने वाला है, एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। क्वेश्चन नंबर 18 हमें गिवन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट एक्वस सोल्यूशन ऑफ एसिड एंड ऑफ अ बेस। तो इसमें हमें बतानी है, यहाँ पे हमें 4 स्टेटमेंट दी गई है। इन चारों स्टेटमेंट के अंदर हमें देखना है कि pH के लेवल से एसिड और बेस की कंडीशन क्या रहने वाली है। तो इसके बारे में आपको टोटल 2 पॉइंट पता होने चाहिए। तो pH का लेवल अगर हाई रहता है तो बेस स्ट्रॉन्ग बनता है और वीक एसिड बनता है। अगर pH का लेवल लो रहता है यानी कम रहता है तो बेस जो होगा वो वीक बनेगा, एसिड जो बनेगा स्ट्रॉन्ग बनेगा। तो इसके हिसाब से हमें क्या देखना है, अपने ऑप्शन को पॉइंट्स को देखने हैं। तो पहले पॉइंट में बताया pH हाइयर pH स्ट्रॉन्ग एसिड,
तो पीएच अगर हाई रहेगा तो वीक एसिड बनेगा, यानी ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। हायर पीएच वीक एसिड, तो हायर पीएच रहेगा तो वीक एसिड होगा, ये बात एकदम सही बोली गई है। अगले पॉइंट में दिया गया है लोअर द पीएच स्ट्रॉन्ग बेस, तो अगर पीएच लेवल कम रहेगा तो स्ट्रॉन्ग बेस बनेगा, ये बात क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी, क्योंकि वे यहाँ पे बेस जो होगा वीक होगा। अगले पॉइंट 4 में बोला गया लोअर पीएच वीकर द बेस, तो पीएच का लेवल अगर कम रहेगा तो बेस कैसे होगा, वीक होगा, ये बात इसमें सही बोली है। तो सेकंड पॉइंट और फोर्थ पॉइंट हमारे सही हो जाएंगे, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर डी में एकदम दिए गए हैं, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा हमारा। नंबर 19 हमें गिवन है व्हेन कॉपर ऑक्साइड एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट कलर चेंज, तो इसमें बताना है कॉपर ऑक्साइड की रिएक्शन अगर HCl से करते हैं तो यहाँ पर कॉपर जो होगा ये हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा और क्लोरीन के साथ रिएक्शन कर लेगा, तो यहाँ पे कॉपर क्लोराइड बना लेगा, और यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बना लेंगे, H2O बना लेंगे। अगर इस रिएक्शन को बैलेंस करते हैं तो यहाँ पे HCl के आगे हमें 2 लगाना पड़ेगा, तभी जाकर ये बैलेंस रिएक्शन होगी। यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है तो यहाँ पे हाइड्रोजन 2 हो जाएगा, और यहाँ पे सिंगल है तो यहाँ पे सिंगल हो जाएगा, क्लोरीन के यहाँ पर 2 एटम है तो यहाँ पे 2 एटम हो जाएंगे, तो यानी एक बैलेंस रिएक्शन होगी। अब ये जो कॉपर क्लोराइड बना हुआ है, इस कॉपर क्लोराइड का जो कलर होने वाला है वो कैसे होने वाला है, ये होने वाला है ब्लूइश ग्रीन कलर का। क्वेश्चन नंबर 20 हमें गिवन है विच फॉर्मूला ऑफ द वॉशिंग सोडा, यानी वॉशिंग सोडा का आपको फॉर्मूला बताना है, तो आपको ये हमेशा याद होना चाहिए Na2CO3.10H2 इसका आंसर हो जाएगा। व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ POP, यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला जो होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, तो ये इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 22 हमें गिवन है द इमेज शो ऑफ द pH वैल्यूज फॉर सॉल्यूशन ऑन pH स्केल, यानी हमारे यहाँ pH स्केल दिया गया है और इसमें यहाँ पे ABCD ये 4 सॉल्यूशन दे रखे हैं। तो इसमें क्वेश्चन पूछा है विच सॉल्यूशन इज एल्कलाइन इन नेचर, तो एल्कलाइन नेचर कौन सा होने वाला है, तो एल्कलाइन नेचर होने के लिए यहाँ पे मोर देन 7 pH होना चाहिए, यानी pH जो होना चाहिए 7 होना चाहिए। अब 7 से ज्यादा जो pH देखेंगे ये C और D का होने वाला है, यानी CD जिस ऑप्शन में होंगे वही हमारा राइट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर C यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 23 हमें दिया है जो कि असर्शन रीजन है, इन दोनों स्टेटमेंट को हमें एकदम ध्यान से पढ़ना होगा। तो स्टेटमेंट नंबर 1 है अन एक्वस सोल्यूशन ऑफ एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये बात एकदम सही बोली है, अभी मैं एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा आपको। इसका रीजन दिया गया है इट इज बिकॉज इट इन द सॉल्यूशन इज डिसोलिएट इनटू आयंस, तो इसमें बताया गया कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक्वस सॉल्यूशन होता है, जैसे हमने देखिए यहाँ पर एक सेटअप बनाया है, इसके अंदर हमने एक इलेक्ट्रिकल सप्लाई के लिए बैटरी लगाई है और यहाँ पर इसमें वाटर है। अगर ये डिस्टिल वाटर है तो इसके अंदर अगर इलेक्ट्रिसिटी आ रही है तो इसका यहाँ से यहाँ तक कनेक्शन नहीं बन पाएगा, तो इसलिए ये यहाँ पर बल्ब ग्लो भी नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर जैसे इस वाटर के अंदर हम क्या कर देते हैं NaCl यानी सोल्ट को मिक्स कर देते हैं, यहाँ पे अगर सोल्ट को मिक्स कर देंगे तो ये सोल्ट वगैरह इस इलेक्ट्रिसिटी से डिकम्पोज हो जाएगा, अपने आयंस में डिवाइड हो जाएंगे और इसके अंदर बहुत सारे Na+ और Cl- के आयंस डिवाइड हो जाएंगे, और ये जो आयंस होंगे ये क्या करेंगे इस इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराएंगे, यानी इन दोनों के बीच में कनेक्शन बना देंगे, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करा देंगे और बल्ब क्या कर लेगा यहाँ पर ग्लो कर लेगा। तो यही इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन था कि यहाँ पर देखिए बोला था एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, तो यहाँ पे हमने एक्वस सॉल्यूशन बनाया, ये ब्राइन सॉल्यूशन है, इसके अंदर जो है फ्री आयंस है, इसलिए यहाँ पर क्या किया गया है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होने वाला है ये ऑप्शन नंबर ए होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 24 हमें गिवन है CH3COOH is used as vinegar in cooking and food preservatives। CH3COOH ये जो होता है हमारा एथेनोइक एसिड होता है।
यूज एज विनेगर, इसे हम विनेगर के लिए यूज करते हैं फूड मटेरियल के अंदर। और इसका रीजन दे रखा है स्ट्रॉन्ग एसिड आर दोज एसिड which ions almost completely in aqueous solution and hence produce a large amount of H plus ions। तो इसमें देखिए यहाँ पर ये बात असर्शन और रीजन दोनों के पास सही है। इसमें यहाँ पे बताया एथेनोइक एसिड को ऐसे विनेगर यूज करते हैं, और रीजन में बताया कि स्ट्रॉन्ग एसिड जो होते हैं उसके अंदर H प्लस आयन जो होते हैं बहुत ज्यादा होते हैं। तो दोनों की बात सही है, लेकिन ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं कर पा रहा है, क्योंकि अजर्सन के अंदर जो होता है, अजर्सन के अंदर जो यहाँ पर है विनेगर को एक्सप्लेन किया गया है, लेकिन रीजन के अंदर देखा जाए तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एसिड को एक्सप्लेन कर रहा है। तो दोनों का कोई भी संबंध नहीं बनना है, तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आंसर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 हमारा है असर्सन रीजन सोडियम कार्बोनेट पेंटाहाइड्रेट इज नो एज वॉशिंग सोडा। तो वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला मैंने अभी आपको बता चुका हूँ, Na2CO3.10H2O। तो यहाँ पर हमारा .10H2O जरूर आता है, लेकिन यहाँ पे देखिए पेंटाहाइड्रेट दे रखा है, यहाँ पर जो होना चाहिए था डेकाहाइड्रेट होना चाहिए था, डेकाहाइड्रेट। यानी वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला होता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट होता है। तो यहाँ पे पेंटा दे रखा है, लेकिन इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, ये असर्शन ही गलत हो जाएगा। रीजन हम देखते हैं चीफ रॉ मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चरिंग वॉशिंग सोडा आर NH3 NaCl CaCO3। तो ये स्टेटमेंट एकदम सही है कि हमें अगर वॉशिंग सोडा बनाना है तो यहाँ पे इन तीनों की जरूरत होती है, यानी यहाँ पे अमोनिया होता है, सोडियम क्लोराइड होता है और कैल्शियम कार्बोनेट होता है, इन तीनों की जरूरत होती है। लेकिन यहाँ पे हमारा असर्शन ही गलत हो जाएगा, तो यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारे पास डी राइट आंसर हो जाएगा।